दरोगा बनो सीरीज 9 आज हम लोग देखने वाले हैं। आइए यहाँ से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग देखिए पेज नंबर 86 कर रहे हैं। इसके पहले सारे पेज कर चुके हैं कंप्लीट। तो इसमें टोटल आपका 743 पेज है इस सीरीज में, और इसमें हम लोग एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। तो चलिए यहाँ शुरू कर लेते हैं। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, लाइक कीजिए और उसमें कमेंट कुछ कीजिए। यूनेस्को का मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को की स्थापना 16 सितंबर 1945 को किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना। सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधित ज्ञान का उपयोग करना। उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना। सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से मुक्त समाज का निर्माण करना। विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे अफ्रीका एवं लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? तो आपका पूर्णिया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्णिया जिला का साक्षरता दर न्यूनतम रहा है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 73.37%, पटना 70.68%, भोजपुर 70.47%, मुंगेर 70.46%, औरंगाबाद 70.32%। यहाँ पे देख लीजिए न्यूनतम जो है राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले: पूर्णिया 59.06%, कटिहार 59.36%, सीतामढ़ी 60.64%, शिवहर 61.31%। राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले: रोहतास 82.88%, भोजपुर 81.74%, बक्सर 80.72%। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला: रोहतास 62.97%, मुंगेर 62.08%, पटना 61.96%। राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला: पूर्णिया 59.06%, कटिहार 59.36%। राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला: सहरसा 41.68%, मधेपुरा 41.74%। बिहार राज्य का साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.2 और महिला 51.8% है। यहाँ पे देख लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन, दूरी समय ग्राफ का ढलान होता है। यहाँ पे चाल का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे पिछले सेट्स में, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, दोबारा मैंने करवा दिया। देखिए यहाँ पे कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? कालाशोक आपका शिशुनाग वंश से संबंधित था। 37 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालाशोक शिशुनाग राजवंश से संबंधित था। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। शिशुनाग वंश का समय अवधि 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व रहा है। कालाशोक का पुराण तथा दिव्यवादान में नाम काकावर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध संघ के दो भागों अस्थावी और महासांगिक में बट गया। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकावर्ण की राजधानी पाटलिपुत्रा में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी।
महाबोधि के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, और जिसका पहचान विलियस जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसने अपनी राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज पाटलिपुत्र में को बनाया था। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। सतवाहन वंश की स्थापना सीमुक ने की। उसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की। सतवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सीमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूया यज्ञ करवाया था। सतवाहन शासकों ने समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणे थे। हाल ने आपका गथ सप्तशती तथा गुणढे ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की है। सतवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सतवाहन शासकों ने किया था। भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सतवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर, आइए देख लेते हैं। तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बना लेती है। आपका क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की वजह से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती हैं, जो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट यौगिक की परत होती हैं। तांबे की वस्तु लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर इसकी सतह पर हरे रंग की परत बन जाएगी। कॉपर ऑक्सीकरण द्वारा संरक्षित होता है, जिसमें यह हवा में ऑक्सीजन द्वारा संरक्षित होता है, जिससे यह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कैसे बनाता है यहाँ पे दिया गया है रिएक्शन। कॉपर जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। कॉपर हवा में नरम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, धीरे धीरे अपनी चमक पूरी तरह खो देता है और एक हरा कोट प्राप्त कर लेता है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जो कि क्षारीय होता है और हरे कलर का होता है। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। ये वस्तुएं हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती हैं। तो चांदी के बारे में बता दिया। तांबा देखिए, तांबा का परमाणु क्रमांक 29 होता है। मानव ने सर्वप्रथम इस धातु की खोज का उपयोग किया। इसका विशिष्ट गुरुत्व 8.95, क्वथनांक 2300 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का उत्तम चालक तथा पर्तनीय एवं आघातवर्धनीय है। हवा में खुले रहने पर इसका संरक्षण होता है, संक्षारण होता है। यह सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करके क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है, जबकि तनु अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करता। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इनका उपयोग विद्युत उपकरण एवं तार बनाने में, विद्युत लेपन एवं मुद्रण में, कैलोरीमीटर बर्तन एवं सिक्के बनाने में, पीतल, कांसा, गन मेटल, जर्मन सिल्वर आदि मिश्र धातु बनाने में उपयोग किया जाता है। देखिए काफी डिटेल में सब कुछ यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? आपका यहाँ पे देख लीजिए 15,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न अर्हताओं का पूर्ण करना आवश्यक है। भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित हो, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा
राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है। और कुछ बातें पढ़ लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए यहाँ पे, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों अनुमोदकों की संख्या 10 थी तथा जमानत राशि 2500 थी। 1997 में इसे बढ़ा दिया गया ताकि उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा टाटा। लबर्ड भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार थी। इसे 1993 में टाटा ने बनवाया था। टाटा ग्रुप एक निजी व्यवसायिक समूह है। टाटा समूह के जनक जमशेदजी टाटा थे। टाटा समूह को आगे ऊंचाइयों पर ले जाने में रतन टाटा जी का महत्वपूर्ण योगदान है। 41 नंबर देखिए, लाल लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो यह आपका काजू के लिए अधिक उपयुक्त है लाल लेटेराइट मिट्टी। लाल लेटेराइट मिट्टियाँ काजू के लिए फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। लेटेराइट मिट्टी, इस मिट्टी का विकल्प उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है। अधिक वर्षा के कारण जल के साथ चूना और सिलिका का निस्क्षालन हो जाता है तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक मिट्टी में शेष बचे रहते हैं। यह साधारणतः लाल भूरे रंग की होती है एवं मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपथ क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पठार क्षेत्रों, राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों, छोटा नागपुर के पठार, असम के पहाड़ी क्षेत्रों एवं मेघालय के पठार में पाई जाती है। यह मिट्टी रबड़ और कॉफी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः चाय, कहवा, रबड़, सिंकोना, काजू, मोटे अनाजों एवं मसालों की कृषि की जाती है। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। ऊर्ध्व आपका निक्षेपण कहलाता है। देखिए यहाँ पे, वह प्रक्रिया जिसमें द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में परिवर्तन होना निक्षेपण यानी डिकम्पोजिशन कहलाता है। निक्षेपण या जमाव, इसे वाष्प जमाव भी कहते हैं, जो कि ऊर्ध्वपतन के विपरीत होता है। यह आपका थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया है। देखिए, जमाव तब होता है जब गैस के रूप में कोई पदार्थ अवस्था बदलकर ठोस बन जाता है। गैसीय पदार्थ मध्यवर्ती तरल अवस्था को दरकिनार कर जमा हो जाता है और आमतौर पर क्रिस्टल के रूप में। जमाव का एक उदाहरण होता है वायुमंडल में जलवाष्प सीधे बर्फ में बदल जाता है, जैसे पाला बनना। दूसरा उदाहरण चिमनी की दीवारों पर जमा होने वाली कालिख है। ऊर्ध्वपतन क्या होता है देख लेते हैं। ऊर्ध्वपतन एक प्रकार का चरण परिवर्तन है जो तब होता है जब कोई ठोस तरल चरण छोड़कर सीधे गैस में बदल जाता है। इसका एक सामान्य उदाहरण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। यह एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है जो किसी पदार्थ के चरण आरेख को उसे त्रिबिंदु के नीचे होती है। जिस तापमान और दबाव के तहत ऊर्ध्वपतन होता है वह प्रणाली के रासायनिक और भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। ठोस से सीधे गैस में संक्रमण से जुड़ी ऊर्जा को ऊर्ध्वपतन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। संघनन कंडेंसेशन, गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। यह वाष्पन के विपरीत है। वर्षा एक प्रकार का संघनन है। संघनन के प्रकार देखिए यहाँ पे, ओश, पाला, कोहरा, धुंध, बादल। जमना यानी सॉलिडिफाई, किसी द्रव का पदार्थ का ठंडक के कारण समय पाकर अथवा किसी प्रकार के गढ़ा होना या किसी तरल पदार्थ का ठोस हो जाना ही जमना है, जैसे पानी से बर्फ जमना, दूध से दही का जमना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PR श्री राजेश और सविता पूनिया ने समान खिताब जीते
किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी से संबंधित है, बस इतना जानिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का का निर्माण में सहायक है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे प्लेटलेट्स आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्लेटलेट रक्त को थक्का का निर्माण में सहायक होती है। शरीर के किसी अंग के कट या फट जाने में रुधिर प्लेटलेट्स अधिक संख्या में एकत्र होकर आपस में चिपक जाते हैं या रुधिर स्राव को जो है बंद कर देते हैं। रक्त स्कंदन या रक्त का जमाव किसी चोट या घात की प्रक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहाने से रोकती है। रक्त का स्कंदन या थक्का मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। इस जाल में भरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइम प्रतिक्रिया की श्रृंखला से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेषज्ञ कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये हम लोग पढ़ लिए, इतना जानिए बस, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है। यहाँ पे ब्लड को जो है डिवाइड किया है, प्लाज्मा रुधिर कणिका है। रुधिर कणिका 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये बारे में जानना है तो जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में सारे रुधिर 55% प्लाज्मा एवं शेष 45% रुधिर कणिका प्लेटलेट्स मौजूद होती हैं। प्लाज्मा में 90% जल तथा शेष 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रोटीन में ग्लोबुलिन तथा एल्ब्यूलिन होते हैं। यहाँ पर देखिए, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, इसको यूथेरोसाइट भी बोलते हैं। औसत व्यास इसका इतना होता है, ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। यहाँ पे ये जानिए कि इसका केंद्रक दिखाई नहीं देता है बस। आरबीसी एक प्रोटीन एवं रंजक हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण उन कण के रंग लाल होता है एवं इनमें O2 लेने तथा देने की क्षमता होती है। इतना जानिए। यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में और कुछ बातें हैं। आरबीसी आरबीसी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से बनती है एवं इनका विनाश 90 से 100 दिनों, मतलब ये जानिए 90 से 120 दिन इसका जो है आयु होता है आरबीसी का। इसके बाद डेथ कर जाता है। शिराओं का रुधिर नीला या बैंगनी अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त एवं धमनियों का रुधिर लाल या गुलाबी रंग का होता है। यहाँ देखिए, फुसफुस शिरा के अतिरिक्त सभी शिराओं में रुधिर CO2 तथा फुसफुस धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियों में रुधिर O2 में रहता है। यहाँ पे देख लीजिए, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इसकी अनियमित आकृति होती है, कोई आकृति नहीं होती है। इसमें केंद्रक होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। यह 2 प्रकार का होता है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रोनुलोसाइट, याद रखिएगा। बस इतना जानिए, इसके आगे बहुत डीप हो जाएगा तो आपको नहीं जाना है। देखिए, यहाँ पे रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में जानिए, इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं प्लेटलेट्स को, और ये सूक्ष्म रंगहीन केंद्रहीन लगभग 2 से 4 मीटर व्यास के होते हैं। यह अस्थि मज्जा में आपका मेगाकैरियोसाइट से बनता है और कई दिनों तक इसका पाचन, इनका विनाश हो जाता है। कई दिनों के पश्चात इनका विनाश हो जाता है, इनका भी विनाश होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। जब संविधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास होता है तो वह, आंसर हो जाएगा आपका, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। जब संविधिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास होता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है, जिसके विभिन्न चरण हैं। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी प्रारंभ में किया जा सकता है।
संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों से विशेष बहुमत कुल संख्या सदस्य के आधे या आधे से अधिक तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 या अधिक सदस्यों का समर्थन से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। ऐसा विधेयक का दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना जरूरी है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विनिमयों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? यहाँ पे विमान मसौदा अधिनियम 2023 पेश किया गया है। बस इतना जानिए इसके बारे में। ठीक है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है? तो आपका किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। व्याख्या कर देते हैं यहाँ पे, ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता किसी परिस्थितक के निष्पादन गुणांक को मूल सीमा निर्धारित करता है। यह नियम बताता है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता कदापि 100% नहीं हो सकती है। इसका तात्पर्य है कि ठंडे ऊष्मा भंडार की मुक्त ऊष्मा को भी शून्य नहीं किया जा सकता। परिस्थितक के लिए द्वितीय नियम यह बताता है कि निष्पादन गुणांक कदापि अनंत नहीं हो सकता। परिस्थितक के कार्यकारी पदार्थ की फ्रीऑन गैस उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र में गैस में अचानक प्रसार होता है, जिसके कारण फ्रीऑन ठंडी हो जाती है तथा वाष्प द्रव मिश्रण में रूपांतरित हो जाती है। ठंडे तरल द्वारा उस भाग से ऊष्मा का अवशोषण जिससे ठंडा करना है होता है, इससे तरल वाष्प में रूपांतरण हो जाता है। निकाय पर किए गए बाह्य कार्य द्वारा वाष्प का गर्म होना तथा वाष्प द्वारा परिवेश में ऊष्मा मुक्त करके कार्यकारी पदार्थ को एक चक्र पूरा कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लाना है। इस प्रकार परिस्थितक का निष्पादन गुणांक अल्फा Q2/W होता है। यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पे Q2 ठंडे ऊष्मा भंडार में अवशोषित ऊष्मा की मात्रा तथा W निकाय परिस्थितक पर किया गया कार्य है। परिभाषा के अनुसार n का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, जबकि अल्फा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। ऊष्मा संरक्षण द्वारा गर्म ऊष्मा भंडार को मुक्त की गई ऊष्मा अर्थात Q1 = W + Q2 होता है और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। देखिए कहीं काफ़ी ब्लर हो गया है, बाकी दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, बाकी मैं बोल दे रहा हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 78 आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है, बाकी मैं पढ़ लूँगा, मेरे को समझ में आ रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति की जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद आपका 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति की राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट इसे छोड़ देते हैं 50 नंबर, वो करंट अफेयर है तो किसी काम का नहीं है। यहाँ पे देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं इसको। पार्श्वपाशा युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? आपका बगल बंधन। पार्श्व का सही अर्थ है बगल, पाशा का सही अर्थ है बंधन। ये देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? तो यहाँ पे हो जाएगा डरबन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पॉलीमाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक होती है? तो यहाँ पे दिखा देते हैं आंसर। यहाँ पे आंसर क्या दिखा नहीं से मैं पढ़ दे रहा हूँ।
ऐसे सुन लीजिए। पॉलीसाइथेमिया में इरिथ्रोसाइट कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। आपका धोवन सोडा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए धोवन सोडा का उपयोग धावन सोडा बोलते हैं, बाकी धोवन लिखा है। धोवन सोडा का उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इसको धावन सोडा का बोलते हैं, जिसका फार्मूला Na2CO3 है। साधारणतः इसे साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जो डेकाहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है तथा गर्म करने पर मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। 373 केल्विन के उच्च ताप पर मोनोहाइड्रेट पूर्ण रूप से शुष्क हो जाता है एवं श्वेत रंग में पूर्ण रूप से बदल जाता है, जिसे सोडा एस कहा जाता है। इसका उपयोग जल के मृदुकरण, धुलाई एवं निर्मलन में कांच, साबुन, बोरेक्स एवं कास्टिक सोडा के निर्माण में, कागज, पेंट एवं वस्त्र उद्योग में और प्रयोगशाला में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। साल्वे विधि का उपयोग पोटेशियम कार्बोनेट के निर्माण में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका मुख्य स्रोत समुद्री जल है जिसमें 2.7 से 2.9% तक लवण होता है। अपरिष्कृत नमक जो ब्राइन विलियन के क्रिस्टलीय कण से प्राप्त किया जाता है। सोडियम सल्फेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में होते हैं। सोडियम क्लोराइड का गलनांक 10 से 81 केल्विन है। जल में इसकी विलेयता 273 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल है। उपयोग साधारण नमक के रूप में तथा Na2O2.NaOH एवं Na2CO3 बनाने में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इसी के बारे में कुछ लिखा गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन कॉस्टनर-कैलनर विधि से किया जाता है। मरकरी कैथोड एवं कार्बन एनोड का उपयोग करके लवण जल का विद्युत अपघटन सेल में किया जाता है। सोडियम धातु मरकरी कैथोड पर विसर्जित होकर अम्लगम बनाता है तथा एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बनाया गया है सारा चीज। इतना कुछ नहीं जानना है आपको, बस ये रिएक्शन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे आइए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा सेबी। ठीक है, सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आइए। यहाँ पे सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ तथा इसे वैधानिक मान्यता सेबी एक्ट 1992 द्वारा प्रदान किया गया। सेबी का अध्यक्ष जो है देख लीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, यहाँ पे सेबी का अध्यक्ष कोई दूसरा है अभी। सेबी का मुख्यालय मुंबई है। सेबी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर एस दवे थे, ये याद कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट, यहाँ पे कौन से सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा बाली, इंडोनेशिया। ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य क्षेत्र, देखिए मैं वो क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 2023 के एग्जाम में कोई करंट अफेयर आया है तो आप पूछेगा ना, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, देख लीजिए, ए आपका 1, 2, 3 प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, निरीक्षण आपका क्षेत्र अधिकार। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है और राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार तथा शक्तियां हैं। यहाँ पे सब कुछ जो है डिटेल में लिखा गया है। देखिए यहाँ पे मूल अधिकारता, अपीलीय अधिकारता, अभिलेख न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मूल अधिकार या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, ऐसे मामले सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं जब नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन से जुड़े मामले हों। अधीनस्थ न्यायालय में यदि विधि का सर्वान प्रश्न निहित है तो उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर ए भी फिर देखिए हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 4 उच्च न्यायालयों कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली के पास उच्च राशि के सिविल मामलों के संदर्भ में भी मूल अधिकारिता है। राजस्व से बड़े किसी मामले में, संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामलों में रिट अधिकारिता,
संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को रीट अधिकारिता प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी प्राधिकारी को ऐसी रीठे, आदेश तथा निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिक के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 226 के द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा विधिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान की गई है, जो कि मूल अधिकारों के परिवर्तन तक सीमित है। अपीलीय अधिकारिता। उच्च न्यायालय मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित अपीलें सुनता है। आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से निर्धारित होती है। निरीक्षण अधिकारिता। अनुच्छेद 227 के तहत जब उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में यह अधिकारिता दी गई है, इस शक्ति में न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के निरीक्षण शामिल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यह अधिकारिता उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर लागू होती है, चाहे उन न्यायालयों के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय सुनता हो या नहीं। अपवाद स्वरूप सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालय या अधिकरण पर यह अधिकारिता लागू नहीं होती। अनुच्छेद 228 के तहत विधि के श्रवण प्रश्न के निहित होने की दिशा में यह अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में अपने पास मंगवा सकता है। देखिए यहाँ पे अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। उच्च न्यायालय के सभी निर्णयों, कार्रवाइयाँ आदि को शाश्वत स्मृति में सुरक्षित रखा जाता है, ताकि भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरण के तहत किया जा सके। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 13, 32 तथा 226 आदि से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियाँ निर्मित होती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आने वाले राज्य की विधियों एवं आदेशों के साथ यह संघ की विधियों व आदेशों की भी पुनर्विलोकन कर सकता है। यदि किसी विधि या आदेश से मूल अधिकारों का हनन होता हो, कोई विधि या आदेश संविधान के मूल ढांचे या अन्य संवैधानिक बंदोबस्त के खिलाफ हो, यदि विधि पारित होने वाली संस्था या आदेश जारी करने वाले पदाधिकारी ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य किया हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट 59 नंबर, मिलान करना है, तो आइए हम लोग यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे आपका देखिए, ये यहाँ पे सही है, यानी ग्राम पंचायत का गठन जो है मैच कर जाएगा अनुच्छेद 40 से। एक समान नागरिक संहिता मैच कर जाएगा आपका अनुच्छेद 44 से। कृषि एवं पशुपालन मैच कर जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 48 से। और न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथकीकरण मैच कर जाएगा अनुच्छेद 50 से। ऐसे जो है मैच करा लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए, मैच करा लिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए नेक्स्ट यहाँ पे 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो आपका पश्चिमी और पूर्वी घाट। देखिए यहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी घाट भारत के त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है। भारत के त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं निम्न है: उत्तर विशाल का पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाली मैदानी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो यह आपका नियासिन विटामिन की कमी से हो जाती है। पेलाग्रा रोग हमारे शरीर में नियमित विटामिन B3 की कमी से होती है। विटामिन। सन 1881 में लुनीन ने विटामिन की खोज की। इसके बाद 1897 में इर्जकमान ने लुनीन की खोज का समर्थन किया और पता लगाया कि बेरी रोग आहार में पॉलिश किए गए चावल की बहुतायत से होती है। इसी ज्ञान के आधार पर हॉपकिंस एवं फंक ने विटामिन मत प्रस्तुत किया और इसने बताया कि प्रत्येक रोग आहार में कमी न किसी विशेष विटामिन की कमी से होता है। फंक ने ही 1912 में सबसे पहले विटामिन का नाम उपयोग किया। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिनों का पता चला है, जिसमें 13 का हमारे भोजन में होना आवश्यक हो जाता है। इन्हें देख लेते हैं। देखिए, इनमें से 2 प्रमुख श्रेणी में बांटा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन B और C जो है जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E एवं K होता है। विटामिन के स्रोत उनके कार्य तथा उनकी कमी
से होने वाले रोग, इसे पढ़ लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे विटामिन B1 थायासिन बेरी रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन आपका क्लोसिम रोग होता है। P2 निकोटीन अम्ल पिलाग्रा होता है। B5 पेंटोथ्रिक अम्ल चर्म रोग वृद्धि कम बाल सफेद आपका जनन क्षमता में कम हो जाता है। B6 देखिए पायराडॉक्सिन रक्तहीनता चर्म रोग होता है, पेशी ऐंठन होता है। B7 बायोटीन आपका चर्म रोग बालों का झड़ना। B9 फोलिक अम्ल समूह है, रक्तहीनता कुंठित बुद्धि। B12 साइनोकोबामीन रक्तहीनता तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। C एस्पार्गिक अम्ल स्कर्वी रोग होता है इससे। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, इससे कार्निया के त्वचा को कोशिकाओं की सल्की यानी आंखें खराब होती हैं। आपका कैल्शियोफिरोल विटामिन डी को बोलते हैं, सूखा रोग ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमेलेसिया बोलते हैं, हड्डियों की बीमारी। ई टेकोफ्रोल जनन क्षमता में कमी और जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। जनन क्षमता में कमी हो जाता है, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती है। के नेफ्थोक्विनोन चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव हीमोफीलिया हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि विटामिन कमी हो जाएगा तो आपका रक्त बहेगा तो बहता रह जाएगा, ऐसा चीज। देखिए बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका कोरोमंडल तट। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग कोरोमंडल तट है। भारत के तटीय मैदान को दो भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र में विस्तृत यह एक संकरी जलोढ़ मिट्टी है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाग कोंकण तट गुजरात से गोवा तक तटीय मैदान, कन्नड़ तट गोवा से मंगलुरु तट का तटीय मैदान, मलाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तट का मैदान। पूर्वी तटीय मैदान के बारे में देख लेते हैं। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान के विभाग उत्कल तट स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच उड़ीसा में, उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के बीच उड़ीसा के आंध्र प्रदेश में, कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। नेक्स्ट आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, पालार पानी है। पालार पानी है आपका वर्षा जल। पालार पानी वर्षा जल है। राजस्थान में वर्षा जल को पालार पानी कहा जाता है। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद आपका 324, ठीक है। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। भारतीय संविधान में के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा जो है निर्वाचन आयोग का भाग 15 और 324 से 329 पूछता है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग के कार्य तथा कार्य प्रणाली। निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाए और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा का चुनाव करवाता है। निर्वाचन क्रमावली तैयार करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है, ये भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं। भारत के संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त श्री कुमार सेन थे। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का व्यय है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है। अनुच्छेद 325 कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग इनमें से किसी के आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल
होने के लिए अयोग्य नहीं होगा। अनुच्छेद 326 एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनावों के आधार के रूप में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 327 इस संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंधों में प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडलों के चुनाव और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति है। अनुच्छेद 329 न्यायपालिका को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और सीटों के आवंटन पर कानूनों की वैधता की जांच करने से रोकता है। अनुच्छेद 30 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि लोकसभा में यदि अंगाल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो वह उक्त समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभाओं में SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 333 अंगाल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। यहाँ पे इतना हम लोग देखते हैं, यहीं पर आज हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।